नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं धर्मवीरगढ़ पर। यह वो किला है जहां छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने 29 दिनों तक टॉर्चर किया था और इसके बाद वो उन्हें यहां से 100 किलोमीटर दूर तुलापुर गांव में ले गया था, जहां उसने उनकी बहुत ही निर्दयता से हत्या की थी। आज भी कई सारे लोग ये सोचते हैं और सोशल मीडिया पर यह बोलने से बिल्कुल नहीं कतराते कि ये सब काल्पनिक कहानी है। उन लोगों का मानना है कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं था। लेकिन इस किले पर छत्रपति संभाजी महाराज के साथ जो हुआ था, उस घटना के भी सबूत मौजूद है, जिन्हें आज हम देखने वाले हैं। हम जब यहां पर पहुंचे तो हमें पता चला कि इस किले के बारे में जानने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि यहां कोई भी नहीं था। तभी लकीली हमारी मुलाकात हुई लक्ष्मण नाइकवाड़ी सर से, जो पिछले 30 सालों से इस किले की जानकारी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमें यह पूरा किला दिखाया, इस किले के बारे में ऐसी ऐसी जानकारी बताई जो किसी को भी चौंका देगी। छत्रपति शिवाजी महाराज जब तक जिंदा थे तब तक औरंगजेब ने दक्खन की तरफ आने की हिम्मत नहीं की थी। उसने दक्खन में कभी शाहिस्ता खान को भेजा तो कभी मिर्जा राजे जय सिंह को भेजा। उसने खुद कभी दक्खन में उतरने की हिम्मत नहीं दिखाई और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी था। जब औरंगजेब जवान था तब उसके बाप शाहजहां ने उसे एक बार दक्खन में भेजा था। तब दक्खन में निजाम शाही का सूबेदार था अफजल खान। तब अफजल खान ने औरंगजेब को न सिर्फ लड़ाई में हराया था, बल्कि उसे अपने पास बंदी बनाकर रखा था और उसे छोड़ने के बदले शाहजहां से फिरौती मांगी थी। आज की भाषा में बताया जाए तो अफजल खान ने औरंगजेब को किडनैप किया था और शाहजहां से भारी कीमत वसूलने के बाद ही उसने औरंगजेब को छोड़ा था। तो औरंगजेब को पता था कि अफजल खान क्या चीज है, वो कितना ताकतवर है, और उसी अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज ने खड़े खड़े जिंदा फाड़ दिया था। इसीलिए वो डरता था कि अफजल खान को मारने वाले शिवाजी महाराज उसके साथ क्या कर सकते हैं। दूसरा किस्सा ये हुआ था कि 1660 में औरंगजेब ने अपने मामा शाहिस्ता खान को छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के लिए पुणे में भेजा था। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने रात के समय में उसके महल पर हमला करके उसको वहां से भगा दिया था और उसी दौरान उसकी उंगलियां भी काट दी थी। यह भारत के इतिहास की पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी। तीसरा किस्सा हुआ था खुद औरंगजेब के साथ, जब उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा के किले में कैद किया था। तब वो औरंगजेब के नाक के नीचे से उसकी कैद से फरार हुए थे। इसीलिए औरंगजेब को पता था कि वो कितने चालाक है। औरंगजेब उनसे बहुत डरता था। वो तो यहां तक सोचता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज को जादू टोना भी आता है और कहां से भी कैसे भी गायब होने की शक्ति उनके पास है। इसीलिए वो उनसे दूर रहता था। लेकिन फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद जब छत्रपति संभाजी महाराज ने भी अपना पराक्रम दिखाना शुरू किया, तब औरंगजेब ने अपनी सेना लेकर दक्खन में उतरने का निर्णय लिया था। लेकिन औरंगजेब के दक्खन में उतरने की कहानी का इस किले से क्या संबंध, और ये मैं आपको इस किले पर क्यों बता रहा हूं? क्योंकि दक्खन में उतरने के बाद औरंगजेब ने सबसे पहली मुहिम जिस किले पर की थी, उस मुहिम की कमान बहादुर खान ही संभाल रहा था, जो इसी बहादुरगढ़ का किलेदार था। छावा फिल्म में दिखाया गया है कि औरंगजेब बर्बाद हो चुके बुरहानपुर शहर को देखकर अपने सिर का ताज उतारकर नीचे फेंक देता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ था। औरंगजेब के गुस्सा होकर ताज नीचे उतार फेंकने के लिए जिम्मेदार थी बहादुर खान की बेवकूफी। अगले मंदिर के पास औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज पर जो अत्याचार किए थे, वो दिखाने वाली एक कार्विंग मौजूद है। तो जब तक हम अगले मंदिर तक पहुंचते हैं, मैं आपको बहादुर खान की बेवकूफी का वो किस्सा सुनाता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन 3 अप्रैल 1680 को हुआ था और उसके एक साल बाद ही 1681 में छत्रपति संभाजी महाराज ने बुरहानपुर शहर पर हमला करके उसे बर्बाद कर दिया। ये देखकर औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठे स्वराज्य का सपना देखना छोड़ देंगे। इसीलिए उसने खुद दक्खन में उतरकर मराठा साम्राज्य खत्म करने का निर्णय लिया। वो अपनी 5 लाख की सेना के साथ दक्खन में पहुंच गया और अपने विजयी अभियान की शुरुआत करने के लिए उसने सबसे पहले चुना नासिक के पास मौजूद रामशेज किले को। इसी किले को चुनने के पीछे का कारण यह था कि रामशेज किला एक बहुत ही जरूरी ऐसे व्यापारी मार्ग के पास मौजूद था। इस किले की ऊंचाई लगभग 3000 फीट थी, तो सुरक्षा की दृष्टि से यह मजबूत किला था।
और बहादुर खान ने भी औरंगजेब को यह आश्वासन दिया था कि वो ये किला बहुत ही आसानी से जीत लेगा। इसीलिए औरंगजेब ने सोचा कि उसके मुहिम की अच्छी शुरुआत इसी किले से की जाए। औरंगजेब ने बहादुर खान को इस युद्ध के खर्चे के लिए 36,000 रुपये भी दिए थे। कहा जाता है कि जब औरंगजेब ने बहादुर खान से पूछा कि किला जीतने में कितना वक्त लगेगा, तो बहादुर खान ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था, मैं सुबह नमाज पढ़ूंगा, फिर अपने 30,000 सैनिकों के साथ किले की घेराबंदी करूंगा और शाम तक किला हमारे कब्जे में होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रामशेज किले की घेराबंदी पूरे 5 साल तक चली। बहादुर खान ने हर चाल चल ली, हर जुगाड़ आजमा लिया, लेकिन मराठे किले से हटने को तैयार ही नहीं थे। आखिरकार औरंगजेब ने बहादुर खान को वापस बुला लिया और पूछा, क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे एक दिन में किला जीत लोगे। तब बहादुर खान ने जो जवाब दिया वो और भी दिलचस्प था। उसने कहा, उस किले पर मराठे नहीं, उनके भूत रहते हैं। हमने उनके सारे रास्ते बंद कर दिए, फिर भी वो इतने महीनों से जिंदा कैसे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। असल में रामशेज किले के नीचे एक गुप्त सुरंग मौजूद थी और उसी सुरंग के जरिए किले पर लगातार रसद पहुंचाई जाती थी और बहादुर खान की सेना जैसे ही किले के नजदीक जाती, मराठे उन पर गुलेल से हमला करते थे। इसी वजह से दुश्मन सैनिक किले के पास भी नहीं फटक पा रहे थे। बहादुर खान ने किले को जीतने की हड़बड़ी में एक ऐसी गलती कर दी कि जिसके बाद औरंगजेब उस पर बहुत गुस्सा हुआ था। बहादुर खान ने सोचा कि अगर वो उस किले को लगकर लकड़ी का रैंप बनाए तो वो आसानी से किले पर हमला कर सकता है। उसने जल्द ही किले के पास लकड़ी का रैंप बनाने का काम शुरू किया। जब तक उस रैंप का काम किले की आधी ऊंचाई तक नहीं आया, तब तक मराठे चुप बैठे। लेकिन जैसे ही वो रैंप पूरा होने को आया, मराठों ने उस पर तोप बरसाना शुरू किया। मराठे रोज उस रैंप को तोड़ने की कोशिश करते और एक रात मराठों ने वो पूरा रैंप जला डाला। तब औरंगजेब बहादुर खान पर और छत्रपति संभाजी महाराज की होशियारी देखकर बहुत गुस्सा हुआ था, क्योंकि उन्हीं की लीडरशिप में मराठे बहादुर खान की सेना को टक्कर दे रहे थे। तब गुस्से से औरंगजेब ने अपना मुकुट नीचे फेंक कर कहा था कि जब तक मैं संभा को नहीं पकड़ूंगा, ये मुकुट अपने सिर पर नहीं पहनूंगा। औरंगजेब ने बहादुर खान को दिए हुए 36,000 रुपये भी तिजोरी में जमा करने का आदेश दिया था, जो उसने इस रामशेज अभियान में बर्बाद कर दिए थे। यह है वो मंदिर जहां हमें छत्रपति संभाजी महाराज से जुड़ी एक बहुत ही जरूरी ऐसी कार्विंग दिखाई देती है। ये पत्थर पर तराशी हुई कार्विंग है, कोई कागज का पन्ना नहीं जो मुगल फाड़कर फेंक सकते थे। ये पत्थर पर उकेरा हुआ इतिहास है जो कभी मिट नहीं सकता। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो इस बात को काल्पनिक मानते हैं कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज पर धर्म बदलने का दबाव बनाया था और उनकी बहुत ही बेरहमी से हत्या की थी। उन लोगों को यह विरगल जरूर देखनी चाहिए। पुराने समय में ऐसी विरगल उस वीर योद्धा को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाई जाती थी जिसने देश और धर्म के लिए अपनी जान दी हो। अब इस विरगल में दिखाया गया है कि वो योद्धा शिवलिंग की पूजा कर रहा है। छत्रपति संभाजी महाराज भी बहुत बड़े शिव भक्त थे। निचले हिस्से में उन्हें अपनी 2 बीवियों के साथ दिखाया गया है। अब बहुत सारे मराठी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में छत्रपति संभाजी महाराज की 2 बीवियां होने के बारे में लिखा गया है। उनकी दूसरी पत्नी का नाम दुर्गाबाई था। इस विरगल में सबसे नीचे उनके साथ उनके आखिरी पलों में क्या हुआ था, दुश्मनों ने उनके साथ क्या किया था, ये दिखाया गया है। उनके दोनों हाथ काट दिए गए, उनके पैर काट दिए गए और उनका सिर भी कलम कर दिया गया। छत्रपति संभाजी महाराज के साथ औरंगजेब ने क्या किया था, इसके बारे में समकालीन इतिहासकारों ने जो भी लिखा हुआ है वो हूबहू इस विरगल पर दिखाया गया है। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करने के बाद औरंगजेब के सैनिकों ने उनके हाथ पैर काटकर उनके शरीर के टुकड़े करके उन्हें नदी किनारे फेंक दिया था। इसीलिए इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि छत्रपति संभाजी महाराज को श्रद्धांजलि देते हुए इस विरगल को बनाया गया हो, ताकि उनके साथ क्या हुआ था ये लोग कभी ना भूले। लेकिन दुख की बात यह है कि ये विरगल अधूरा है, इसीलिए ये साबित कर पाना लगभग नामुमकिन ही है कि ये छत्रपति संभाजी महाराज के लिए बनाया गया था। लेकिन अगर हम यहाँ थोड़ा लॉजिक लगाए तो इस पूरे किले पर कई सारे विरगल मिले हैं, लेकिन उनमें से किसी भी विरगल पर किसी भी योद्धा को इस तरह से मारते हुए नहीं दिखाया है।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हमें भी ऐसे और वीडियोस आप तक लाने के लिए इंस्पिरेशन मिले। ये इस किले में मौजूद एक और खूबसूरत मंदिर। इस मंदिर के आकार पर मत जाइए। इस छोटे से दिखने वाले मंदिर की ड्राइंग्स आज भी इंग्लैंड ने अपने म्यूजियम में संभाल कर रखी है। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था और जब एएसआई की स्थापना हुई थी, तब उस समय एएसआई के अंग्रेज अधिकारियों के पास जल्दी कैमरा अवेलेबल नहीं हुआ करता था। तब उन्होंने अपने साथ कुछ चित्रकार यहां पर लाए थे और इस मंदिर के हर एक पत्थर का प्रिसाइजली मेजरमेंट लेकर उन्होंने इस मंदिर की ड्राइंग्स बनवाई थी। वो ड्राइंग्स आज भी लंदन के म्यूजियम में मौजूद है। उन्होंने इंजीनियर्स के साथ मिलकर यहाँ के पत्थरों को एक दूसरे के साथ कैसे जोड़े हैं, इसका ध्यान रखकर और हर एक पत्थर का आकार कितना है उसका मेजरमेंट लेकर वो चित्र बनाए थे। पिछले कुछ 8 से 10 साल पहले लंदन के म्यूजियम में उनके होने की जब खबर मिली, तब जाकर एएसआई ने उस म्यूजियम को खत लिखकर उस ओरिजिनल पेंटिंग्स के प्रिंट मंगवाए थे। और हो सकता है कि इस मंदिर के साथ ही उन्होंने यहाँ के बाकी के मंदिरों की भी ड्राइंग्स निकाली होगी, लेकिन वो आज अवेलेबल नहीं है। यहां नीचे मिट्टी की पाइपलाइन मौजूद है। ये जो पत्थर यहां रखे हुए हैं, एग्जैक्टली इसके नीचे। दरअसल पुराने समय से ही पाइपलाइन के ऊपर ऐसे पत्थर रखे जाते थे ताकि बैलगाड़ी या घोड़े के पैरों के प्रेशर से वो डैमेज ना हो। और ये जो यहाँ बड़ा सा स्ट्रक्चर मौजूद है, ये उस समय का एयर वॉल्व है ताकि इसके जरिए हवा निकल सके और पानी आगे बढ़ता रहे। और ये तो कुछ नहीं, आगे जब हम महल में जाएंगे तो आपको उस समय के मिट्टी के पाइप क्लियरली दिखाई देंगे और वो किसने बनाए थे ये भी मैं आपको वही बताऊंगा। अब यहां पर हिंदू और जैन मंदिर एक साथ मौजूद थे, उसका एक और सबूत। अब आप ही बताइए, ये मूर्ति किसकी है? ये मूर्ति भगवान महावीर की है। ऐसी सैकड़ों मूर्तियां मुगलों ने तोड़कर यहां जमीन में गाड़ दी थी, जिसमें से कुछ हमें एक्सकेवेशन में मिली है और कुछ अभी भी जमीन के अंदर दबी हुई है। आप ही बताइए कि अगर यहां जैन मूर्तियां नहीं मिलती तो कौन मानता कि पुराने समय में हिंदू और जैन भगवानों की मूर्तियां एक ही मंदिर में मौजूद हुआ करती थीं। अब ये पहुंच गए हम एक और मंदिर के पास। अब ये जो पत्थर आप देख रहे हो, जो इस मंदिर को बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये पत्थर इस इलाके का है ही नहीं। यहां आसपास के कई किलोमीटर के एरिया में ऐसा पत्थर आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पत्थर लाए गए थे भीमा शंकर से। यहां पास ही भीमा नदी बहती है। उसी नदी के जरिए ये पत्थर भीमा शंकर से यहां लाए गए थे। भीमा शंकर में ऐसी कई पहाड़ियां हैं जहां से ऐसे पत्थर निकाले जाते थे और फिर लकड़ियों को तोड़कर उसका बेड़ा बनाकर उसके जरिए पत्थरों को यहां लाया जाता था। फिर उन्हें नदी के पास उतारकर हाथियों की मदद से इस जगह पर लाया जाता था। हाथी इसीलिए क्योंकि इस मंदिर में इस्तेमाल किए गए कुछ पत्थर तो हाथी के वजन के हैं। ये सामने देखिए, अब इस पत्थर का वजन किसी हाथी से कम नहीं होगा, लेकिन इतना बड़ा पत्थर इतनी ऊंचाई पर लगाया कैसे होगा? इसके लिए सबसे पहले जितनी ऊंचाई तक ये पत्थर लगवाने होते थे, उतनी ऊंचाई तक मिट्टी का एक बड़ा सा पहाड़ बनाया जाता था। फिर एक लंबा सा रैंप बनाकर उस मिट्टी के पहाड़ के ऊपर ये भारी भरकम पत्थर पहुंचाए जाते थे। इन पत्थरों को इंटरलॉकिंग टेक्निक से आपस में जोड़ा जाता था ताकि सब कुछ मजबूती से एक दूसरे में फंसा रहे। उसके बाद मंदिर का ऊपर वाला हिस्सा तैयार किया जाता था और जब पूरा मंदिर बनकर तैयार हो जाता, तब धीरे धीरे अंदर की सारी मिट्टी हटा दी जाती थी और इस तरह एक भव्य मंदिर खड़ा होता था। यह मंदिर हेमाड़पंथी शैली में बना हुआ है। यादव काल में हेमाद्री नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हुआ करते थे। उन्होंने मंदिर बनाने का अपना एक अलग तरीका खोज निकाला था, जिसमें वो पत्थरों को जोड़ने के लिए ना किसी लोहे का इस्तेमाल करते थे और ना ही किसी भी तरह की पेस्ट का। पत्थरों को जोड़ने के लिए वो इंटरलॉक टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। इसमें वो पत्थरों में खास तरह के गड्ढे बनाकर उन्हें एक दूसरे में फंसाते थे। जिन्होंने मंदिर बनाने की ये अनोखी तकनीक खोज निकाली थी, उन हेमाद्री नाम के प्रसिद्ध और होशियार आर्किटेक्ट के नाम पर इन मंदिरों को हेमाड़पंथी कहते हैं। अब जरा सोचिए, औरंगजेब इन्हें तोड़ता क्यों? एक तो इतने भारी पत्थरों को तोड़ो, फिर उन्हें बाहर फेंको, मतलब इतना सारा झंझट, ऊपर से अपने सिपाहियों के लिए नई जगह भी बनानी पड़े। तो इसके बजाय वो इन पहले से बने बनाए मंदिरों का ही इस्तेमाल करने लगे।
अपने सैनिकों के ठहरने के लिए। और इसीलिए ये मंदिर यहां लगभग 1500 सालों से खड़े हैं, मुगलों की बर्बरता का इतिहास चुपचाप देखते हुए। और ये जो अभी हमारे सामने भगवान महावीर की मूर्ति है, यही वो मूर्ति है जिसका जिक्र हमने पिछले एपिसोड में किया था, जहां के महिरप का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग था और असली मूर्ति गायब थी। तो ये रही वो मूर्ति। ये मूर्ति कुछ साल पहले खुदाई में मिली थी और अब इसे यहीं रखा गया है। अगर आप इस किले के बाकी मंदिरों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हम आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि आप इस सीरीज का दूसरा एपिसोड जरूर देखें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये नीचे जो गोल स्ट्रक्चर है वो क्या है। न तो ये किसी कछुए की आकृति है और न ही यहां नंदी की कोई मूर्ति थी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यहां एक स्टेज हुआ करता था जिस पर तांडव नृत्य करके भगवान शिव की आराधना की जाती थी। लेकिन अफसोस, मुगलों ने इसे तोड़ दिया था। इसी वजह से हम इसे अब साफ साफ नहीं देख सकते। लेकिन अगला जो मंदिर हम देखने वाले हैं उसमें यह स्टेज एकदम क्लियरली दिखाई देता है। बल्कि उस मंदिर को बनाने वाले कलाकारों ने तो एक कदम आगे बढ़कर वहां एडवांस इंजीनियरिंग का ऐसा अद्भुत नमूना पेश किया है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। उस समय जब नृत्य होता था तो जो संगीत बजाने वाले कलाकार होते थे, उनके हर एक इंस्ट्रूमेंट की आवाज वहां खड़े हर व्यक्ति को साफ सुनाई दे। इसके लिए एक ऐसी शिल्पकला बनाई गई है जो पूरे भारत में कहीं और देखने को नहीं मिलती। लेकिन ये सब हम आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में। इस सीरीज के अभी 4 और वीडियो बाकी हैं जो बहुत जल्द अपलोड किए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, इस वीडियो को लाइक भी करें ताकि इस किले की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि ये वही किला है जिससे छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन का एक बड़ा हिस्सा जुड़ा है। और अफसोस, इसे लोगों और सरकार दोनों ने बुरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। इसीलिए हमारी कोशिश है कि इस किले से जुड़ी हर जरूरी बात हर इतिहास प्रेमी तक पहुंचे, और ये कोशिश आपके सपोर्ट के बिना अधूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने जैसे इतिहास प्रेमियों के साथ शेयर भी करें।